नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आरएस मेंस की परीक्षा जो हाल ही में होने वाली है, उसको मुख्यतः फोकस करते हुए हम लोग पेपर थर्ड के अंदर, जो पेपर थर्ड आरएस मेंस के अंदर जो 4 पेपर होते हैं, उन 4 पेपरों में से जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर का इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक परिदृश्य की बातें जिसमें लिखी गई हैं, उसका ही एक पार्ट लेके आया हूँ मैं। वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य। स्पेशली ये भारत के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में पहली बार हम लोग एक तरह से यूट्यूब चैनल पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई क्लास लेकर के आए हैं, और मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेरा मानना है कि एक आम आदमी को भी, एक आम नागरिक को भी इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है, या भारत के हित किसके देश के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता तो उससे भारत कैसे प्रभावित होता है, या भारत की घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे प्रभावित होती है, या दूसरे विश्व के देश कैसे प्रभावित होते हैं, पड़ोसी देशों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत पड़ोसी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं, उन मंचों पर भारत की क्या सहभागिता है, क्या उसकी भूमिका है, और सबसे बड़ी बात कि उस भूमिका के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कोई चेंजेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, इसका विकसित समाज और विकासशील समाजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीजों का हम लोग बड़े समग्रता से अध्ययन करेंगे। लेकिन भारतीय संदर्भ में हम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध या वैश्विक राजनीति का जो परिदृश्य है, इसका मेनली फोकस हमारा जो रहेगा वो भारत के संबंध में रहेगा, भारत के संदर्भ में रहेगा। भारत के साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। भारत को मुख्य भूमिका में रखते हुए हम लोग पड़ोसियों के संबंध अध्ययन करेंगे। इसके साथ में ही हम लोग जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन संगठनों का जब अध्ययन करेंगे, या वैश्विक व्यवस्था के अंदर एक ध्रुवीय व्यवस्था, बहुध्रुवीय व्यवस्था या द्विध्रुवीय व्यवस्था, इन सब का अध्ययन जो भी करेंगे, वो सब कुछ उसका जो मेन फोकस होगा वो होगा भारत के पर्सनल इंटरेस्ट, यानी भारत के हित उसमें कितने प्रभावित होते हैं, किस तरह से पूरे किए जाते हैं, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण भारत की राजनीति में कब कब कैसे कैसे परिवर्तन आए, इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन साथियों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग बेसिक जानकारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, हम कहें विदेश संबंधों के बारे में बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब हुआ दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या किसी देश के दूसरे देशों के साथ संबंध या वैश्विक परिदृश्य में राजनीति किस प्रकार से किन किन कारकों से प्रभावित होती है, उन कारकों के बारे में हमको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। ये टॉपिक हमारे सिलेबस का भी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और वो टॉपिक है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमेशा इसकी हम लोग जीरो से, यानी वैश्विक राजनीति की आधारशिला यानी विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों से लेकर के, और फिर उसके वर्तमान के एस्पेक्ट तक पूरे इतिहास को हम समझते हुए, स्पेशली भारत के संबंध में भारत की विदेश नीति को बिल्कुल शुरुआत से, देश आजाद हुआ उस समय से, बल्कि उससे भी पहले ऐतिहासिक क्रम में भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में देश की आजादी के पश्चात जो वैश्विक संबंधों में भारत के जो चेंजेज आया है समय के साथ, उस चेंजेज को भी हम एक निरंतर घटनाक्रम, निरंतर इतिहास के क्रम में उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या वैदेशिक संबंधों की बेसिक समझ भी स्थापित करेंगे, और बेसिक समझ को स्थापित करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए हम एक साथ न बढ़ते हुए स्टेप बाई घटनाक्रमों को समझते हुए आज उसको करंट अफेयर से जोड़ेंगे कि भारत की विदेश नीति आज कहां पहुंच गई है, या भारत के विदेशों के साथ संबंध कैसे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका क्या है। हम इसको वर्तमान में ये भी देखेंगे कि वर्तमान जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके टाइम पे विदेश नीति में और उनसे पहले की विदेश नीति में क्या चेंजेज आया। आज विदेश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या वैश्विक
जगत में भारत की क्या पहचान है, क्या भूमिका है, इसका पूरा विश्लेषण करंट अफेयर्स और करंट के घटनाक्रम जो है पिछले लगभग 70 सालों का जो घटनाक्रम, जो इतिहास है भारत की विदेश नीति का, उसके संबंध में परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे और कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे पिछले वर्षों के और इन वर्तमान काल का और पिछले भूतकाल की जो विदेश नीति है उसमें क्या चेंजेज आए उनको समझते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं आपको और अपने अंदर कोई चेंज नहीं मानता। मैं केवल यही मानता हूँ कि जिस तरह से आप विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के या लोक प्रशासन के, उसी तरह से मैं भी पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट्स का विद्यार्थी हूँ, दोनों सब्जेक्ट्स पे क्लास लेके आता हूँ आपके सामने। तो हम एज ए विद्यार्थी हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे, हम लोग मिलकर अध्ययन करेंगे आपके साथ में। कुछ सीनियर होने के नाते कुछ बेसिक चीज़ें जो है, एक्स्ट्रा बातें जो हैं, जो मेरा अध्ययन है उस अध्ययन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपकी जो बेसिक जानकारी है, बेसिक समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में, वो काफ़ी पुख्ता हो जाएगी, ऐसा मैं यकीन करता हूं। जैसा कि हमारे यहाँ आपको यहाँ थंबनेल पे दिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और वैश्विक परिदृश्य की बात करें। अब हम लोग सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट बात है सिलेबस, हमने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है आरएस मेंस। क्या लिखा हुआ है? आरएस मेंस परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक्स। महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ही चर्चा करके छोड़ देंगे। हम लोग भारतीय राजनीति या भारतीय विदेश नीति जो है उस विदेश नीति के बेसिक चीज़ों को भी, आधारभूत संरचना को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, यानी जो करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। एक और जानकारी बता दूं दोस्तों कि आरएस मुख्य परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से या वैश्विक राजनीति से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली 90% वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। उन करंट अफेयर्स को लेकिन हम उन क्वेश्चंस का आंसर तभी अच्छे से दे पाते हैं जब हमें उनको अच्छे से याद भी तभी कर पाते हैं, आंसर भी तभी अच्छे से दे पाते हैं जब हमें उनकी बेसिक जानकारी, उनके इतिहास के बारे में जानकारी पता हो, तभी हम बेटर तरीके से उसका अध्ययन कर पाते हैं और बेटर आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिलेबस को देखते हैं कि आरएस मेंस के अंदर क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। साथियों, आपके सामने मैंने सिलेबस को लेके आया हूँ। ये जो सिलेबस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रश्न पत्र थर्ड में है। इसमें है प्रश्न पत्र थर्ड के अंदर है और इसका नाम तो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के नाम से है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट इकाई है आरएस मेंस के अंदर जो 4 पेपर होते हैं, उन 4 पेपर्स में से तीसरा पेपर प्रश्न पत्र थर्ड में जो प्रत्येक प्रश्न पत्र होता है उसमें 3 इकाइयां होती है। उनमें से जो पहली इकाई है, सबसे पहली इकाई का नाम दे रखा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। तो दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे हम अलग से स्पेशली बहुत सारी क्लासेज में हम बात करते हैं, करेंगे भी है आगे भी, लेकिन आज जो हमारा मेनली फोकस है वो है विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। इन पे हम चर्चा करेंगे। विश्व की राजनीति पे हमारा मुख्य रूप से फोकस है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अगर हम देखें तो सिलेबस के अंदर यहाँ भारतीय संविधान की बात है, संस्थात्मक ढांचे की बात है, न्यायिक पुनरावलोकन, संस्थात्मक ढांचा थर्ड, राजनीतिक गत्यात्मकता या राजस्थान की राज्य राजनीति, ये जो टॉपिक्स हैं ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, ये संविधान या राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स के अलावा जो नीचे लास्ट वाले टॉपिक्स को छोड़ दें, इसके बाद के जो 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों जो टॉपिक हैं यहाँ पर, ये तीनों की तीनों टॉपिक्स जो हैं वैश्विक राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए टॉपिक है, जिसको मैंने पिंक कलर से यहाँ पे अंडरलाइन किया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है साथियों कि जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक में जो हमारे सिलेबस के टॉपिक दे रखे हैं वो है शीत युद्धोत्तर दौर में उदयमान वैश्व व्यवस्था, यानी शीत युद्ध के पश्चात। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि शीत युद्ध यानी हमारा देश आजाद हुआ 1945 के बाद, जब यूएनओ का गठन हो गया। यूएनओ का गठन होने के पश्चात 2 सैन्य संगठन विश्व में बन गए थे, एक तो नाटो और दूसरा वार्सा पैक्ट।
दोनों ही दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो विचारधाराएं, दोनों का नेतृत्व अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि कर रहे थे। जैसे वार्सा पैक्ट एक सैन्य संगठन था, ये यूएसएसआर जिसका नेतृत्व कर रहा था, जिसको अपन सोवियत संघ के नाम से कहते हैं, ये साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। वहीं दूसरी तरफ नेटो जो है, ये भी एक सैन्य संगठन है, 1949 में बना, और ये जो सैन्य संगठन है नेटो, ये पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। इसमें पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक देश शामिल थे, और ये इस नेटो संगठन को लीड कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। यानी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, दो विचारधाराएं जिनके नेतृत्व करता अमेरिका, नेटो का या पूंजीवादी विचारधारा का कौन था? अमेरिका, और साम्यवादी विचारधारा का कौन था दोस्तों? यूएसएसआर, जिसको अपन सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। पहले 12 देशों का समूह था, अब वो 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, तो उसके बाद में ये शक्ति कमजोर पड़ गई। तो यहाँ वार्सा पैक्ट के नाम से और नेटो के नाम से दो संगठन बन गए थे। इन दो संगठनों के बीच में जो शीत युद्ध चला था, लगभग 1950 से लेकर के, हम मान लें 1950-60 के दशक से लेकर के 1990 तक ये दौर चला था। लगभग हम मान लें 35-40 सालों तक ये शीत युद्ध का काल माना जाता है। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन होने के पश्चात यानी पूंजीवादी विचारधारा की जीत हो गई। यानी जो द्विध्रुवीय विश्व था, पहले शीत युद्ध के टाइम पे विश्व जो है दो धड़ों में बटा हुआ था, मुख्यतया एक पूंजीवादी विचारधारा वाले नेटो कंट्रीज, और दूसरा साम्यवादी विचारधारा वाले कौन से? वार्सा पैक्ट वाले, यानी सोवियत संघ के नेतृत्व में जो देश लड़ रहे थे, एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध की स्थितियां थी। उस समय विश्व हमेशा ऐसा लगता कि कोई भी घटना घटित हो जाए, कब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए यूएनओ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन समय के साथ पूंजीवादी विचारधारा की जीत हुई और साम्यवादी विचारधारा हार गई। उसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप जो है, जब विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हो गई, जो शीत युद्ध के टाइम पे द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, अब वो किस में बदल गई? एक ध्रुवीय व्यवस्था में। यानी पूरे विश्व की राजनीति में वर्चस्व किसका दिखाई देता है? अमेरिका का दिखाई देता है। 1990 के दशक में, 1990 से 2000 के बीच में जो टाइम पीरियड माना जाता है, वो जनरली एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का दौर देखा जाता है। इसमें अमेरिका का विश्व की राजनीति पे वर्चस्व दिखाई देता है। लेकिन 2000 के बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय संगठन उभरने लगे, जैसे आसियान कंट्री है, यूरोपियन यूनियन है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय यानी आर्थिक आधार पर विभिन्न देश जो है अपने अपने क्षेत्रीय संगठन बनाने लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी, यानी वैश्विक राजनीति में जो अमेरिका का वर्चस्व हुआ करता था, पूरे विश्व में राजनीति में एकमात्र चौधरी हुआ करता था जिसका नाम था अमेरिका, अब उसका विश्व की राजनीति पे से प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। और क्षेत्रीय संगठन अपने अपने हितों को ध्यान में रख करके वो अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने लगे। यानी एक ध्रुवीय व्यवस्था किसमें? बहुध्रुवीय व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों। मैं आपको ये बता रहा था कि शीत युद्धोत्तर दौर में उदयमान विश्व व्यवस्था यानी एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी, पहले एक ध्रुवीय व्यवस्था से एक किसमें चली गई? बहुध्रुवीय व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई थी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व, जैसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व मैंने बताया 1991 के बाद में यूएसए का वर्चस्व यानी एक ध्रुवीय व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन 2000 के बाद में जो है क्षेत्रीय संगठनों का जो उद्भव हुआ, क्षेत्रीय संगठनों की जो पहचान हुई, उसके आधार पे यहाँ पर क्षेत्रीय संगठनों के आधार पर अमेरिकी वर्चस्व में कमी दिखाई देती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठनों का महत्व, इसका अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कैसे बढ़ी और क्षेत्रीय संगठनों का महत्व भी कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, ये सब 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में जो क्षेत्रीय संगठन जो आर्थिक आधार पे संगठन बने थे, WTO वगैरह में विकसित और विकासशील देशों के समूह बने थे, जैसे आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, ये जो संगठन बने हैं, जैसे अपन मान लें संघाई संगठन है, संघाई कॉर्पोरेशन वगैरह है,
ये जो है ये व्यापारिक आधार पर बने हुए संगठन है। इन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित किया, अमेरिका की विदेश नीति है उसको भी प्रभावित किया। एक ध्रुवीय व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, इसके साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे इन्होंने भी बड़ा प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, दोस्तों, आतंकवाद बहुत समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इसको एक टूल के रूप में यूज किया जाता था। जब आपको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में पेंटागन में जो दो अलकायदा के जो विमान, लड़ाकू विमान टकराए थे 2001 में, तो उससे पहले अगर हम ध्यान दें तो उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर अमेरिका का विशेष ध्यान नहीं होता था। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति के अंदर जब भी विभिन्न देश चिल्लाते थे सीमा पार है जो आतंकवाद, जैसा कि हमारे भारत इससे बहुत ज्यादा पीड़ित रहा है। देश आजाद हुआ, कश्मीर का विवाद हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में रहा। कश्मीर को सैन्य शक्ति के माध्यम से जब पा नहीं सका पाकिस्तान, तो उसने छद्म युद्ध की स्थितियां आतंकवाद के माध्यम से भारत में शुरुआत की थी। और उस छद्म युद्ध यानी आतंकवादियों को भारत में, कश्मीर में बेच करके अलगाववाद पैदा करना, कश्मीरी पंडितों को हत्याएं करके वहां से उनको हटाना और मुसलमानों को वहां पे बसाने की कोशिश करना, पर्टिकुलर जाति विशेष के लोगों को ही वहां संरक्षण देना और उनमें भी पाकिस्तान परस्त लोगों को ही मौका देना, जो हिंदुस्तान परस्त लोग थे उनको प्रताड़ित करना, ये उनकी हत्याएं करना। इस आतंकवाद से भारत वर्षों से पीड़ित रहा है, यानी पिछले लगभग 70-75 वर्षों से भारत इससे पीड़ित रहा है। लेकिन भारत हमेशा अमेरिका की तरफ, दूसरे देशों की तरफ पहले देखता था, लेकिन अमेरिका उस पर आंखें बंद कर लेता, कोई ना कोई बहाना बना देता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके हित जुड़े हुए थे। लेकिन अमेरिका की आतंकवाद के प्रति जो पॉलिसी है उसमें चेंज आया। कब आया? पॉलिसी में चेंज आया जब वो 9/11 की घटना होती है। 9/11 की घटना के परिणाम स्वरूप अमेरिका पर जो अलकायदा का आतंकवादी हमला होता है, अमेरिका के दो जो हाई राइज बिल्डिंग है उनको विमान टकराते हैं, उसका परिणाम स्वरूप अमेरिका की तब पता लगता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। और इससे अमेरिका सोचता था कि मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इस आतंकवादी घटनाओं पर वो आंख बंद किए हुए था। वो दूसरे देशों के लिए उसको टूल के रूप में यूज में लेता था, या दूसरे देश जो उसके सागिर्द लोग देश थे, पाकिस्तान जैसे देश, ये देश जो है कहीं ना कहीं इनको यूज में ले रहे थे। और उसके उन सब बातों के लिए अमेरिका जो है आंख बंद करके बैठा था। उसकी आंखें तब खुली जब उसके यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ। और आतंकवादी हमला जब हुआ तब उसको ये पता लगा कि आतंकवाद रूपी समस्या विश्व की समस्या है, एक अकेले भारत की या किसी अन्य देश की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की एक ग्लोबल समस्या है। और इस ग्लोबल समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने आतंकवाद के प्रति अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदली और तालिबान के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन चलाया अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के प्रति भी उनकी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। और समय के साथ आज पाकिस्तान की तुलना में भारत के प्रति उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसके हित ज़्यादा भारत से जुड़े हैं। इसलिए अब अमेरिका पाकिस्तान के बजाय भारत की ओर ज़्यादा देखता, भारत का सपोर्ट ज़्यादा करता है। इन सब बातों ने कहीं ना कहीं वैश्विक आतंकवाद यानी आतंकवाद जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की अवधारणा है उसको भी प्रभावित किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा जो है ये आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, चाहे यूएनओ हो, चाहे बल्कि से क्षेत्रीय संगठन हो, हर मंच पर कहीं ना कहीं इस पे चर्चा होती है। खासकर हम लोग देखेंगे कि 2000 से लेकर के 2015-20 के बीच में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होती थी, सम्मेलन होते थे, उनमें कहीं ना कहीं भारत और खासकर जो आतंकवाद से पीड़ित अन्य देश होते थे वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जरूर उठाते थे और इस मुद्दे पर एक कंसेंसस, ग्लोबल कंसेंसस बनाने की कोशिश करते थे, ग्लोबल सहमति बनाने की कोशिश करते थे। और उसमें काफ़ी हद तक आज कंट्रोल भी लगा है। अमेरिका के प्रयासों से, दूसरे देशों के प्रयासों से एक राजनीतिक, परोक्ष रूप से राजनीतिक सपोर्ट मिला। उस सपोर्ट से भी कहीं ना कहीं आतंकवाद रूपी घटनाओं पर कहीं ना कहीं पहले की तुलना में लगाम लगी है। इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। पर्यावरणीय मुद्दे जो है वर्तमान में ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे COP 27-28 जो मीटिंग हो रही है, ये पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के हो रही है। कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए विकासशील और विकसित देशों की लड़ाई है। इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे।
इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में है या वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया बात, मुझे बहुत अच्छी बात इस सिलेबस के अंदर ये लगी कि भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। उद्भव कैसे हुआ यानी विदेश नीति की बेसिक समझ इंसान को जब तक नहीं है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र जब तक विदेश नीति की बेसिक समझ नहीं रखेगा, आधारभूत समझ नहीं रखेगा, जब तक उसको उन कारकों का पता नहीं है जिनके आधार पर विदेश नीति संचालित होती है, जिन जिन बातों से, जिन जिन कारकों से विदेश नीति प्रभावित होती है, वैसे जब तक हम उन पर फोकस नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तब तक विदेशी नीति समझ में नहीं आ सकती। और साथ में हम लोगों को जब विभिन्न कारकों को हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद में हम विदेश नीति के विकास की कहानी को समझेंगे। विकास की कहानी का मतलब होता है दोस्तों विकास कोई, देखो एक और बात मैं आपको बता दूं कि विदेश नीति कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से उत्पन्न हो जाती है, अचानक कोई घटनाक्रम होता है उसके माध्यम से विदेश नीति डेवलप हो जाती है, उसमें विदेश नीति में कोई आधारभूत ड्रास्टिकल एकदम चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। विदेश नीति एक निरंतर उद्भव या विकास का क्रम है। हम कहेंगे कि निरंतर विकास का क्रम होता है। इसमें भारत के हित, साथ में अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप, उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत के अपने क्या इंटरेस्ट हैं, भारत के दूरगामी लक्ष्य क्या हैं, भारत की जनसंख्या पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की सुरक्षा पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के रोजगार, एनर्जी संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। हम जब तक इनके बारे में बेसिक जानकारी नहीं लेंगे कि विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के अनुसार कैसे कैसे विदेशी नीति के अंदर कैसे कैसे समय के साथ चेंज हुआ, कैसे कैसे भारत की विदेश नीति डेवलप हुई, कैसे आदर्शवादी विदेश नीति या नैतिकतावादी विदेश नीति जो नेहरू जी के टाइम पे थी, वो विदेश नीति इंदिरा गांधी के टाइम पे यथार्थवाद की ओर कन्वर्ट हो गई। ऐसी क्या घटनाएं घटी जिनकी वजह से विदेश नीति जो है आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर उन्मुख हो गई। और फिर उसके बाद में बीच का दौर आता है, इंदिरा गांधी के बाद में जितने भी प्रधानमंत्री आए उसमें बीच का दौर एक ऐसा आता है जिसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण भी दिखाई देता है। और फिर उसके बाद में मोदी सरकार के टाइम पे, मोदी कार्यकाल में आज जो विदेश नीति है वो यथार्थवाद की ओर जा रही है, वापस से इंदिरा गांधी वाली जो विदेश नीति थी उसी की तरफ जा रही है। इन उद्भव विकास में क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या क्या वैश्विक चेंज हो रहे हैं, वैश्विक घटनाएं क्या हो रही हैं, भारत की जरूरतें क्या है, भारत के हित क्या हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमको सही से विदेश नीति की समझ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात लगी कि सिलेबस के अंदर ये दोनों टॉपिक दे रखे, उद्भव, उद्विकास और निर्धारक तत्व, यानी भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, एक निरंतर विकास का क्रम है विदेश नीति। आज जो विदेश नीति हमारी बनी है, ये विदेश नीति हमारे जो 70-75 साल का जो देश ने विकास किया है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की स्थितियां जो हैं, या भारत की जो सामरिक क्षमताएं हैं, या भारत की जो आर्थिक विकास है, उन सब के परिदृश्य में ही विदेश नीति का विकास होता है। और विश्व विदेश नीति को प्रभावित करने बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम करें कि भारत की भू राजनीति, अभी भू राजनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति या अवस्थिति कि भारत की भौगोलिक कंडीशन क्या है, उस पर भी विदेश नीति निर्धारित होती है। भारत की जनसंख्या क्या स्थिति है, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति क्या है। भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ में जो भारत के तकनीकी क्षमता है, वो तकनीकी क्षमता क्या है, भारत की अंतरिक्ष में स्थिति क्या है, भारत की सैन्य क्षमता क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं होती हैं, ये भी विदेश नीति को निर्धारित करती है। भारत के जो रक्षा संबंधी जो संस्थान हैं या उनकी क्या आवश्यकताएं, भारत की सुरक्षात्मक आवश्यकताएं क्या क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब बातों का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। भारत का इतिहास और संस्कृति का भी पुट कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा
भारत को महाशक्ति बनना, भारत की भविष्य की जरूरतें क्या है, एनर्जी संबंधी आवश्यकताएं क्या है, भारत के लोगों के रोजगार, व्यापार, ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही भारत की विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो विदेश नीति को निर्धारित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग अलग से एक लेक्चर में करेंगे। विकास को भी हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ये भी हम आप लोगों को लगातार रेगुलर क्लास के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, साथ में टॉपिक दे रखा है हमारा कि भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के संबंध में हम अमेरिका के संबंध में विदेश नीति को समझेंगे, चीन के संबंध में भारत की विदेश नीति क्या है, रूस के संबंध में, देखो जब अमेरिका के संबंध में पढ़ेंगे तो रूस के साथ कंपैरिजन करते हुए, चीन के साथ कंपैरिजन करते हुए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी देश के साथ में भारत के संबंध जो हैं वो निरपेक्ष नहीं होते, हमेशा सापेक्षिक होते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि इंडिपेंडेंट केवल अमेरिका भारत के संबंध नहीं है, भारत के साथ अमेरिका के जो भी संबंध होंगे या भारत अमेरिका के साथ जो भी संबंध रखेगा, तो उस समय संबंधों पर या आगे बढ़ते हुए विदेश नीति का निर्धारण करते समय ये भी देखेगा कि इससे हमारे चीन के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रूस के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी जो विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी विदेश नीति का जो संस्कृति है, इतिहास है, उनका उन मूल्यों पर, उन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो मूल्य हैं उन मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज का यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। तभी जा करके हम लोग सही से विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विभिन्न देशों के साथ जो संबंध है भारत के, चाहे वो अमेरिका का हो, चीन के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, सबको हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, सही से अध्ययन कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद एक और टॉपिक हमारे देखा यूरोपीय संघ के साथ में और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति। इस पे बहुत क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह आदेश IAS के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि भारत की पड़ोसी देशों के संबंध में पॉलिसी जो है, विदेश संबंध को हम कैसे देखते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो क्या भारत की विदेश नीति पड़ोसियों के संबंध में फेल है, असफल है या सफल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस की मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दूंगा, इसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के साथ में फिर हम लोग भारतीय विदेश नीति के संबंध में जितने भी पहलू हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ने के साथ फिर उसको हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भारत को स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए तो क्यों बनाया जाना चाहिए, कौन कौन से देश इसका समर्थन करते हैं, कौन सा संगठन सुरक्षा परिषद के लिए सदस्यता, स्थायी सदस्यता के लिए, दावेदारी के लिए बनाया गया है, भारत इसका सदस्य है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन जो शीत युद्ध काल में भारत का सबसे प्रमुख विदेश नीति का अंग रहा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी हम चर्चा करेंगे और भारत की विदेश नीति के विकास के क्रम में हम ये देखेंगे कि भारत गुट निरपेक्ष नीति या जो निर्गुट आंदोलन है, इसको निर्गुट आंदोलन भी कहते हैं, नाम के नाम से इसे जाना जाता है, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है नाम, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको कैसे भारत ने आगे बढ़ाया, इसका फाउंडर भारत भी था, भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हम झुकने लगे थे, लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कि भारत अब निर्गुट आंदोलन का या नाम का सदस्य नहीं है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारी जो विदेश नीति है वो व्यवहारिकता, यथार्थवाद की ओर जब डेवलप होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन आज भी हमने निर्गुट आंदोलन के जो मूल्य है, जो मूलभूत अवधारणा है, उसको छोड़ा नहीं है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, कैसे नहीं छोड़ा है और कैसे लगता है कि ये निर्गुट आंदोलन, ये नाम से जो मूलभूत उद्देश्य थे, नाम के जो लक्ष्य थे, उससे हम लोग अलग हट गए हैं। इन सब बातों पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। निर्गुट आंदोलन की इतिहास को भी हम समझेंगे, ये भी बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद में ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। G20 का क्या महत्व है। G20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है। G20 यानी विश्व की अधिकांश जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, विकसित देश, G8 और G7 जो अपन कहते हैं विकसित देशों का समूह, उनके साथ कुछ विकासशील जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं
उन देशों को भी इसमें शामिल करके G20 बनाया है। ये G20 जो है इसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली में इसकी समिट हुई थी और G20 की समिट में बहुत सारे जो G20 के नेता थे वो सारे भारत आए थे और उसको एक सफल आयोजन भारत ने किया था। एक ऐतिहासिक कदम था। सारे के सारे G20 के नेता जो थे वो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनके सम्मान में जाकर के उनके समाधि स्थल पे उन्होंने 2 मिनट का श्रद्धांजलि दी थी, मौन रख के श्रद्धांजलि दी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। G77 के बारे में हम पढ़ेंगे। सार्क में भारत की भूमिका। सार्क यानी साउथ एशियन यानी दक्षिण एशिया देशों का समूह है। सार्क दक्षिण एशिया में आपको पता है कि भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं। इसमें 8 देश जो है इसमें शामिल होते हैं, सार्क कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, यानी यहाँ पर हम पड़ोसियों के साथ हमारे क्या संबंध है इसकी भूमिका में इसको अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सार्क जो संगठन है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका वगैरह ये सारे देशों का जो समूह है, इस समूह के अंतर्गत भारत की भूमिका क्या है और ये सार्क कंट्रीज जो है ये अब तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहा। और मोदी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद को संभाला था तो शपथ ग्रहण समारोह में सारे के सारे सार्क कंट्री के नेताओं को इनवाइट किया था। और क्यों किया था, इसी से भारत की विदेश नीति कहाँ जाएगी उसके बारे में, यानी पड़ोसी फर्स्ट की पॉलिसी जो होती है उस पे ये बात दिखाई देती है कि भारत जो है पड़ोसियों से संबंध बेटर बनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, चाहे भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी हमारे साथ में रहेगा ही रहेगा, ये अनिवार्यता है। तो पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करना हमारी विदेश नीति का प्रमुख अंग रहा है। और इसी के अंदर जो सार्क कंट्रीज हैं, इस सार्क कंट्री में भारत और उसके पड़ोसी यानी साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनके संबंधों के बारे में एक संगठन है, तो उनके संबंधों का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया। अभी हम बात करें भारत और भारत के पड़ोसी। दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान कंट्रीज की बात करते हैं। पश्चिम एशिया के अंदर आप लोगों को याद होगा कि पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भारतीय भू राजनीतिक एवं रणनीतिक मुद्दे और उनका भारत पर प्रभाव। पश्चिम एशिया के अंदर अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव की स्थिति और हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पश्चिम एशिया में आता है। इसी तरीके से ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लेबनान, ये जो देश हैं ये सारे देश पश्चिम एशियाई देशों में काउंट होते हैं। और यहाँ की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसका प्रभाव भारत पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई भी समस्या होती है तो उससे भारत कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या को लेकर के यहाँ इसको लेकर के भारत की लड़ाई, भारत की विदेश नीति की कटु परीक्षा होती है। इजराइल का साथ दे या फिलिस्तीन का साथ दे, सैद्धांतिक रूप से फिलिस्तीन का साथ देता है भारत, लेकिन व्यवहारिक परिस्थितियां मांग करती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के हितों को साधना है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो सारे के सारे देश किसके साथ हैं, इजराइल के साथ में है। अभी हमास का जो आक्रमण युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी वगैरह पे, वो सारी की सारी बातें आज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। इनके बारे में भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं समसामयिक मामले। ये समसामयिक मामले राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं वगैरह, खेलकूद, व्यक्ति स्थान वगैरह, इस टॉपिक को आप करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो क्लास का कंसर्न है, वो कंसर्न किससे रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से होगा, वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य से होगा। स्पेशली भारत के रेफरेंस में, भारत के संबंध में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये तो हमारी सिलेबस की बात हुई, यानी हमको जो पढ़ना है इन सिलेबस के इर्द गिर्द इससे संबंधित बातों को पढ़ना है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे
और टॉप लेवल का मतलब हुआ कि अद्यतन जानकारी आपको दी जाएगी, जो करंट अफेयर्स की जानकारी है, आईआर से संबंधित या वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों से संबंधित, वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी क्लास के अंदर। और ये एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होंगी, जो आरएस मेंस आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए क्लास को थोड़ा प्रॉपरली, सीरियसली और कंटिन्यूस देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, सिलेबस पे चर्चा करने के पश्चात अब मैं टॉपिक को पढ़ाने से पहले, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं। वो मैं मानता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझना है, भारत की विदेश नीति को समझना है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ संबंधों को समझना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको मैं हमेशा एक सलाह देता हूं, वो सलाह ये है दोस्तों, सबसे पहले उसको वर्ल्ड या अपन कहे भारत का, विश्व का या भारत का जो एक मानचित्र होता है, मानचित्र यानी अपन कहें मैप, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल, उन दोनों मैप की समझ होनी चाहिए। कौन सा महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप में क्या है, कौन सा एरिया क्या होता है, पश्चिमी एशिया क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया क्या है, दक्षिण एशिया क्या है, ये छोटी छोटी चीजें। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते हैं, फिर भी बहुत से लोग स्टूडेंट्स नहीं जानते। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क या ज्योग्राफिकल जो मानचित्र होता है उसका एक समझ आपको माइंड में होनी चाहिए, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेटर तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों, हम लोग उसी चीज को लेकर के आए हैं। मैं आपके सामने ये हमारा विश्व का मैप लेके आया हूँ, नक्शा लेके आया हूँ। इसके पीछे मेरा उद्देश्य कोई ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं सारी स्थितियां, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ इसके अंतर्गत कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपको अगर लोकेशन पता है, हम लोग किस किस क्षेत्र को क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, शब्दावलियों को क्लियर कर पाएंगे। जैसे दोस्तों हम बात करें तो ये जो एरिया है, यहाँ पर का जो एरिया है, इसको हम पश्चिमी एशिया कहते हैं, इस वाले एरिया को हम मध्य एशिया कहते हैं मोटे तौर पे। हम ये जो भारत का एशिया, भारत और उसके पड़ोसी देशों का संबंध है, इसको दक्षिण एशिया कहते हैं, इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, आसियान कंट्रीज वाला, ये आसियान कंट्रीज कहलाते हैं दोस्तों। इसी तरीके से ये जो एरिया है, ये जो वाला पार्ट है, इसको पूर्वी एशिया के नाम से जाना जाता है। ये यूरोपियन कंट्री है, अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका, ये जो देश हैं, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि भू राजनीति शब्द में यूज कर रहा हूं, जियोपॉलिटिक्स एक शब्द है। आजकल विदेश नीति को पढ़ने के लिए भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी देश की भौतिक स्थिति, भौतिक अवस्थिति, उसकी जो बाउंड्रीज है, उसकी जो सीमाएं हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उसकी पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा है, पड़ोसियों से सीमाएं कितनी लग रही है, उसकी समुद्रिक सीमा कितनी है, उसके पड़ोस में जो देश है उनकी स्थितियां आर्थिक रूप से कैसी है, संसाधन कैसे हैं, इन सब चीजों का, फिर पड़ोस में कौन सी सरकारें हैं, कौन सी नहीं है, भारत में कौन सी सरकारें हैं, ये सब चीजों का कहीं ना कहीं इस पे प्रभाव पड़ता है। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए कोई भी देश होता है, उसके सबसे एक तो इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि विदेश नीति के अंदर हमेशा मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है वुड्रो विल्सन साहब का। वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक भी माने जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रहे थे और जिनका राष्ट्र संघ की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। 14 सूत्री फॉर्मूला या अपन कहें वैश्विक शांति के लिए जो उन्होंने दिया था, विल्सन सूत्र जिसको कहते हैं, उनको उन्हीं विल्सन साहब ने, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी परमानेंट मित्र या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट होता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर तो वो होते हैं नेशंस इंटरेस्ट,
यानी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। यानी पूरी विदेश नीति जो है राष्ट्रीय हितों के इर्द गिर्द घूमती है, राष्ट्रीय हितों पर डिपेंड करती है कि राष्ट्रीय हित क्या है। तो दोस्तों हमारी विदेश नीति, हमारे देश की विदेश नीति भी हमारे अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही निर्धारित होती है। अमेरिका की विदेश नीति अमेरिका के पर्सनल हितों को ध्यान में रख के ही निर्धारित होती है। किस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे होंगे, किसके साथ नहीं होंगे, या किसके साथ संबंध बेटर करने की प्रयास करेगा, किसके साथ जो है अपने संबंधों को वो कमजोर भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें निर्धारित जो होती हैं, हमको दो मुद्दे आते हैं तो उनमें से किस पक्ष का सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना है, इन सब चीजों के पीछे राष्ट्रीय हित छुपे हुए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपके सामने, अभी यूक्रेन का संकट चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस यूक्रेन पर जब अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट दिया तो रसिया ने उस पर जब यूक्रेन पे अटैक किया था तो उस समय यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि भारत चाहे तो युद्ध रुक सकता है, भारत की, नरेंद्र मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री की इतना बड़ा कद है कि पुतिन साहब को वो समझाएं तो पुतिन साहब इस युद्ध को रोक सकते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में एक तरफ तो भारत शांति का समर्थक है, एक तरफ रसिया ने ही यूक्रेन पर आक्रमण किया था। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? अब भारत को स्टैंड भावनात्मक रूप से नहीं लेना, यहाँ दिमाग से लेना है। अब भारत को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। यूक्रेन के साथ हमारे क्या इंटरेस्ट है, इससे नेटो कंट्रीज यानी अमेरिका वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो परम मित्र, हमारा विश्वसनीय मित्र, जो वर्षों से हमारा मित्र है, उस रसिया के साथ हमको क्या संबंध रहेंगे, क्या उससे हमारे संबंधों पे इफेक्ट पड़ेगा। इन सब चीजों को देख करके हमारे राष्ट्रीय हित किसमें है, हमें ऑयल संबंधी आवश्यकताएं या हमको कहें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकताएं, बहुत सारी चीजें होती हैं, या नेचुरल गैस हमको लेनी है। तो इन सब चीजों के लिए हमें अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना, ना कि भावनाओं में बह के डिसीजन लेना होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी कुछ होता है वो सर्वोपरि क्या होता है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ही विदेश नीति का निर्धारण होता है, विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। यही कारण है भारत ने यहाँ पर एक तरह से तटस्थता की भूमिका को अपनाया। यहाँ सैद्धांतिक रूप से जो है ये भारत जो है अमेरिका के साथ और नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी जुड़े हुए थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर के भारत ने जो है रूस के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। साथ में रूस को जो है उन्होंने, रूस पर जब प्रतिबंध लग गए तो नेचुरल गैस को खरीद के अपने हितों की पूर्ति भी भारत यहाँ पे कर रहा है। सस्ते दुनिया के दूसरे देशों ने नेचुरल गैस रसिया से खरीदना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। तो ऐसी स्थिति में भारत आज सस्ते दामों में यहाँ रूस की मदद कर रहा है, उसकी नेचुरल गैस खरीद करके। उसका परिणाम यह है कि भारत में सस्ती भी मिल रही है, इधर से इनकी अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है, यानी भारत के रूस के साथ संबंध भी बेटर हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। तो ये डिसीजन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के लिया जाता है, तो एक तरफा डिसीजन नहीं लिए जाते। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अमेरिका तो हमेशा ही अपने निजी हितों को सर्वोपरि रखता है। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं ये सब के सब अपने निजी हितों को सर्वोपरि रखते हैं। भारत को भी अपने आदर्शवादी मूल्यों से हटकर के आज का यथार्थवादी विचारधारा चल रही है। पंडित नेहरू ने जो एक आदर्शवादी और नैतिकतावादी विदेश नीति की आधारशिला रखी थी, जो हमारे इतिहास और संस्कृति में दिखाई देती है, उससे आगे चल करके हमारी जो विदेश नीति है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे और अब वर्तमान में अगर देखें मोदी जी के टाइम पे, तो यथार्थवादी यानी हमारे देश के हितों को सर्वोपरि रख के विदेश नीति का निर्धारण हो रहा है और विदेश नीति के संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ उचित भी दिखाई देता है, सारी बातें। आज भारत केवल, पहले भारत एक जमाना था जब रसिया पे ही पूरी तरह रक्षा उपकरणों के लिए आश्रित हुआ करता था। आज भारत केवल रसिया पे भी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है। वो फ्रांस के साथ में अमेरिका के साथ में भी रक्षा डील कर रहा है। भारत की एनर्जी आवश्यकताएं रूस अकेला पूरा नहीं कर सकता, इसलिए भारत जो है अरब कंट्रीज के अलावा अमेरिका वगैरह से जो न्यूक्लियर डील वगैरह की है, ये सारी डीलें इसलिए कर रहा है कि भारत में औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, भारत में मानवीय संसाधन बहुत ज़्यादा, 65 करोड़ युवा भारत है,
65 करोड़ युवा वाला देश है भारत, तो इनको रोजगार चाहिए, स्किल्ड किया जाए तो भारत को ये महाशक्ति बना सकते हैं। भारत को विनिर्माण क्षेत्र में, खासकर औद्योगिक जगत के क्षेत्र में महाशक्ति बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बहुत ज्यादा मिल जाएगा लोगों को, और ये जब अर्थव्यवस्था को तेजी से चलाएंगे तो देश को महाशक्ति बनाने में, अर्थव्यवस्था के रूप में महाशक्ति बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस वजह से जो है भारत अपने निजी हितों को ध्यान में रख करके डिसीजन लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरफा डिसीजन नहीं होता, एक तरफा चीजें नहीं होती है, बहुत सारे पहलुओं को यहाँ देखा जाता है। यहाँ पर कौन सा गुट किस विचारधारा का है, किस विचारधारा से नहीं है, वो क्यों ऐसा चाहता है, क्यों नहीं चाहता, बहुत सारी बातें होती हैं जिनका इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को ध्यान में रख करके डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों, ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। यानी विश्व का जो नक्शा है, मैप है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत है तो भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति यानी भू राजनीति कैसी है, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति जो है, इससे भारत की राजनीति प्रभावित होती है, विदेश नीति प्रभावित होती है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि भारत की 3 ओर से ये लंबी सीमा है, समुद्री सीमा है, भारत के यहाँ पहाड़ी हिमालयी क्षेत्र की सीमा है, यहाँ पड़ोसी चीन हमारा बड़ा भाई बन करके, जिसको हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, ये हमेशा इसका जो चरित्र है उस चरित्र को ध्यान में रख के हमारी विदेश नीति निर्धारित होती है। हमारा पड़ोसी, हमारा छोटा भाई जो हमसे अलग हुआ पाकिस्तान, इसको देख करके विदेश नीति, पड़ोसियों के साथ में नेपाल जो है आजकल थोड़ा सा, कभी जो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा डिपेंडेंसी ही हमारे ऊपर है, वो भी कहीं ना कहीं आंखें दिखाता है। कई बार चेंजेज होते हैं, वहाँ की राजनीति में भी उठापटक होती है। भूटान छोटा सा देश है लेकिन अच्छा देश है, इसके साथ हमारे संबंधों को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं। बांग्लादेश में भी स्थितियां, श्रीलंका, यहाँ भारत की तमिल लोगों की समस्या, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके भारत के आंतरिक राजनीति की कंडीशन पे भी विदेश नीति निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पे विदेश नीति निर्धारित होती है। चीन संबंधी विदेश नीति और अमेरिका के साथ भारत के संबंध, ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेवेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, ये निरपेक्ष नहीं है किसी भी तरह से। यहाँ पर ये निरपेक्ष स्थितियां नहीं है दोस्तों। इसलिए विदेश नीति एक रेसिप्रोकल बिहेवियर की स्थिति है, यानी ये कोई निरपेक्ष नहीं है, एक दिशा में, एक सीध में चलने वाली विदेश नीति नहीं है। ये एक तरह से सब चीज से जुड़ी हुई है, आपस में वैश्विक घटनाक्रम विभिन्न देशों के संबंध में होती है, जुड़ी हुई होती है। ये एक पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की अवस्थिति कैसी है, भारत की कंडीशन कैसी है। देखो, भारत की एक बड़ी सीमा जो है किसके साथ है, चीन के साथ है, और चीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा यहाँ तक ये हमको प्रभावित करता है। यहाँ म्यांमार के साथ भी थोड़े छोटे मोटे सीमा डिस्प्यूट रहे हैं। यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल पर भी चीन का प्रभाव होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमें आंखें दिखाता है। यहाँ बांग्लादेश में जब सरकारें चेंज होती हैं, जब खालिदा जिया की सरकार आती है तब भारत के संबंधों पे अलग इफेक्ट आता है, और जब शेख हसीना की सरकार होती है तो यहाँ पर अलग संबंध होते हैं। यहाँ श्रीलंका के साथ संबंध, यहाँ जो तमिलनाडु के अंदर तमिल लोग हैं, इन तमिल लोगों की राजनीति का, यानी इस क्षेत्रीय राजनीति का भी भारत की विदेश नीति पे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि श्रीलंका के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ में हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ संबंध है, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ जो संबंध है, ये सब कुछ जो है हमारे इस ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे और बहुत सारे पहलू होते हैं जिनके आधार पे डिसाइड होती है हम लोग इन पड़ोसियों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, पड़ोसी हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, इन सबके आधार पे हम लोग अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। तो आप लोगों को विदेश नीति को समझने से पहले, पढ़ने से पहले, हमको इस वैश्विक जो मानचित्रावली है या अपन कहें जिसमें भारत की अवस्थिति है, भारत की पोजीशन है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। हालांकि मैं आपको डिटेल से जब पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें आपके सामने आती जाएंगी। यही वही भारत की पॉलिटिकल मैप है, आप चीजों को देख सकते हैं। भारत के संबंध में भी, भारत के मैप में भी हमको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये हमारा ये जो क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान का डेजर्ट क्षेत्र है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है। फिर हमारा ये वाला जो क्षेत्र है,
ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है। इस हिमालयी क्षेत्र के पास हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है, चीन बैठा है। ये हमारे लिए एक नेचुरल प्रहरी का काम करता है, नेचुरल प्रहरी का काम करता है। इस एरिया में बहुत कुछ एरिया चीन ने अवैध रूप से कब्जे में ले रखा है 1962 में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भारत की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर जलीय सीमा, समुद्री सीमा है। इस इतनी बड़ी समुद्री सीमा की सुरक्षा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारत के नीचे कौन सा क्या है? हिंद महासागर। यहाँ हिंद महासागर की स्थितियां हैं दोस्तों। हिंद महासागर, जैसे ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, इस भारत की केंद्रीय स्थिति है। भारत की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ केंद्रीय स्थिति भारत की है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में, यहाँ मलक्का जल संधि है, ये मलक्का जल संधि है। इस यहाँ से लेकर, सॉरी यहाँ नीचे है ये मैप में, मलक्का जल संधि जो मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया के बीच में जो सिंगापुर जहाँ बसा हुआ मलक्का जल संधि पे, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग है। इधर से सुएज नहर वाला पार्ट, तो यहाँ जो ये व्यापार है भारत की बीच की स्थिति हिंद महासागर। अब इस हिंद महासागर में स्वतंत्र आवाजाही, इस हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पे भारत का भी प्रभुत्व होना चाहिए। यहाँ डियागो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है जहाँ अमेरिकी उपस्थिति, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है, ये इस हिंद महासागर की स्थिति पे कंट्रोल रखता है। वहीं चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति, मोतियों की माला नीति अपनाई है विदेश नीति के अंदर। ये भारत को घेर रहा है नीचे। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चीन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें जो है, ये समुद्री सीमा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ चीन ने म्यांमार का कोको आइलैंड पर, जो कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पे वहां नौसैनिक अड्डा बना रखा है चीन ने। ये म्यांमार का द्वीप है, इस पर नौसैनिक अड्डा चीन ने बना रखा है। इसको हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीलंका में हम्बनतोता में बना रखा है, पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर बंदरगाह, ये सारे के सारे बंदरगाहों पर, मालदीव के अंदर इसने नौसैनिक अड्डा बना रखा है। ये जो है मोतियों की माला जो पॉलिसी है, इसके तहत ये हिंद महासागर में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इस व्यापारिक मार्ग पर चीन अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। ये सही बातें, सारी की सारी बातें जो है कहीं ना कहीं भारत के विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के लिए खतरा है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा, भारत के व्यापार वाणिज्य के लिए, भारत के जो समुद्री संसाधन हैं, समुद्री संसाधन जैसे पेट्रोलियम की खोज है या कोई भी सी फूड्स वगैरह हैं, इन सब के लिए यहाँ सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं महसूस होती है। इन सब के आधार पर विदेश नीति निर्धारित होती है। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। इस संबंध में भी हम विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये हमारा मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, और इस पठारी क्षेत्र में संसाधन बहुत मिलते हैं। ये वाला क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र में हमारे धातुएं बहुत निकलती हैं। ये सीमाएं, समुद्री सीमाएं, आप लोगों को इस पूरे ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी, भारत की ज्योग्राफिकल, ना केवल पॉलिटिकल कंडीशंस बल्कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज को भी समझना पड़ेगा। तब जाकर के आप एग्जैक्टली ये पता लगा पाएंगे कि भारत की विदेश नीति कैसे संचालित होती है, किन किन कारकों से प्रभावित होती है। इन सब चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको विदेश नीति सही से समझ में आएगी। दोस्तों, ये सारे जो भारत की भौगोलिक स्थिति, ये पॉलिटिकल स्थिति को, यानी ये अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो राज व्यवस्था है, यहाँ वो राज व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सेंट्रल की राजनीति को, भारत की जो केंद्रीय राजनीति है उसको प्रभावित करती है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब गठबंधन का दौर होता था, जब यूपीए की सरकार होती थी, तो हमेशा डीएमके जो है तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी, और एनडीए की सरकार होती है तो एआईडीएमके पार्टी जो है, ये तमिलों के वोट बैंक को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं गठबंधन की स्थिति में केंद्र सरकार की विदेश नीति को प्रभावित करती है। जो कि श्रीलंका के संबंध में जो भी विदेश नीति निर्धारित होती थी, तो केंद्र सरकार वो विदेश नीति इन राज्यों की राजनीति से प्रभावित होकर के निर्णय लिया करती थी। उसकी भी चर्चा हम लोग समय के साथ में करेंगे दोस्तों, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे जो मैप हैं, ये सारे मैप
आपको इसलिए पढ़ने चाहिए, इसलिए समझना चाहिए कि हमारे देश की, हमारे भौगोलिक स्थितियां क्या है। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की नज़र इस पर बहुत ज़्यादा है, म्यांमार की नज़र भी इस पर। ये अलगाववाद की, इसको अपन चिकन नेक कहते हैं, ये चिकन नेक है। भारत का नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, इन 7 सिस्टर्स स्टेट से जो भारत का एकमात्र स्थलीय संबंध है वो इस चिकन नेक्स के माध्यम से है। चीन हमेशा इस पे निगाह रखता है कि चिकन नेक को काट दिया जाए, इस पे कब्जा कर लिया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत का संपर्क खत्म हो जाएगा, और संपर्क खत्म हो गया तो यहाँ पर वो चीन अपनी मनमर्जी कर सकता है। यहाँ म्यांमार जो है, म्यांमार में हमेशा सैन्य शासन अधिकतर रहा है, और ये सैन्य शासन कहीं ना कहीं इन यहाँ अलगाववादी तत्वों को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में पनाह देता है। और ये सब चीज़ें जो है भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है विदेश नीति का निर्धारण करने में। ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, महत्व रखता है। इधर ये साउथ की जो श्रीलंका के साथ राजनीति प्रभाव विदेश नीति की बात करें तो ये साउथ वाला पार्ट मायने रखता है। पाकिस्तान के साथ में विदेश नीति और चीन के साथ में बात करें तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर और ये उत्तराखंड वाला एरिया, हिमाचल वाला एरिया बहुत मायने रखता है ये चीन के साथ में। और इधर ये किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ में ये और ये यानी गुजरात का सरकरी क्षेत्र और राजस्थान का ये सीमाएं जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों विदेश नीति को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक करना चाहिए, चीज़ों को व्यापक तरीके से समझना चाहिए। हमको ना केवल वैश्विक नक्शे की, वैश्विक मानचित्रावली की समझ होनी चाहिए, कौन सा देश कहाँ पर है, किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ सीमा जुड़ी हुई है, किसके साथ में कौन सी नदियाँ कोई दो देशों में निकलती है नहीं निकलती है, बाउंड्री बनाती है नहीं बनाती है, क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या संसाधन है, क्या क्या डिपेंडेंसी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम लोगों को विदेश नीति समझ में आएगी। वैसे भी एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कोई भी देश की राजनीति जो होती है, राजनीति का आधार जो होता है सबसे पहले होता है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन। राजनीति का आधार सबसे पहले, सबसे प्राइम जो होता है दोस्तों, सबसे प्राइम, सबसे मूलभूत चीज जो होती है किसी भी चीज को समझने के लिए वो होती है वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक अवस्थिति, इसको समझना चाहिए। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर ही निर्धारित होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी भौगोलिक संसाधनों के आधार पर ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, यानी क्या भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति में क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके पास मिनरल्स हैं, क्या क्या उपजाऊ जमीन है, क्या क्या पैदा होता है, उनके आधार पे ही अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पे ही दोस्तों, अर्थव्यवस्था के आधार पे ही सामाजिक व्यवस्थाएं या धार्मिक व्यवस्थाएं डेवलप होती हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ के आधार पे और ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस के आधार पे ही सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं डेवलप होती हैं, और सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं के बाद ही राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक तरह से देखा जाए सामाजिक और धार्मिक और बहुत सारे आर्थिक पहलू, इन सबको आधार बना करके राजनीतिक व्यवस्था डेवलप होती है। ये जो चीजें हैं, यानी राजनीति बहुत बाद में आती है, और राजनीतिक आधार पे ही विदेश नीति निर्धारित होती है। कौन सी होती है दोस्तों? विदेश नीति जो है राजनीतिक आधार पे निर्धारित होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि विदेश नीति का संबंध तो बहुत ऊपर है, बहुत बाद में है। उसके आधार क्या है? राजनीति, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भौगोलिक स्थिति। तो मूल में क्या आता है? भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती है, ये किसी देश की राजनीति और विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण यानी आधारभूत संरचना का काम करती है। जो जड़ें विदेश नीति या राजनीति की देखी जाए तो वो कहाँ मिलती है दोस्तों? भौगोलिक स्थिति में मिलती हैं। इसलिए हम लोगों को इसका अध्ययन सबसे पहले करना चाहिए। इसके बारे में इसकी समझ हमको होगी तो ही हम बाकी की चीज़ों की समझ अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ आज की क्लास में मैंने बहुत ही जनरल, बहुत ही इंट्रोडक्टरी बातें की है, बेसिक बातें की है कि विदेश नीति को कैसे पढ़ना चाहिए, विदेश नीति की समझ के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, विदेश नीति किन किन बातों से थोड़ा प्रभावित होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया है। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर
मैं आप लोगों को टॉपिक लेके आऊँगा कि विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, जिनके बारे में आज मैंने थोड़ा इशारा किया है, उनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे और समझते हुए फिर इसको एक्सप्लेन करके फिर हम ये देखेंगे कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बाद में हम लोग भारत की विदेश नीति का उद्भव और विकास को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करेंगे, नाम के साथ में भी इसका रिलेशन जोड़ेंगे, अमेरिका चीन के संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध, सार्क देशों के साथ संबंध, इन सब चीज़ों को हम स्पेशली अलग अलग करके पढ़ेंगे और एक साथ जब उद्भव विकास पढ़ेंगे तो इन सबको एक सामूहिक रूप से भी पढ़ेंगे और पर्टिकुलर नाम कंट्रीज के संबंध में भी, नाम की पॉलिसी के संबंध में हम लोग भारत का पढ़ेंगे, भारत चीन का संबंध पढ़ेंगे, भारत अमेरिका का पढ़ेंगे और साथ में उद्भव विकास की कहानी में सारे देशों को एक साथ भारत की विदेश नीति के अंतर्गत हम सारे देशों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज की क्लास आपकी बेसिक जानकारी या आधारभूत अपन कहें विदेश नीति की आधारभूत समझ डेवलप करने में कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं। और ये क्लास आपके लिए भविष्य में किसी भी एग्जाम को दें, उसके लिए जब भी आप भारत की फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ें तो ये क्लास मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। बेसिक समझ, आधारभूत समझ स्थापित करने में इसने अपना योगदान दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक टॉपिक लेकर के आएंगे और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।